तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का आपका ये चौथा अध्याय है, जो कि पार्ट 2 का हम अब शुरू करेंगे। चौथा अध्याय का ये पार्ट 2 है। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हमने कैसे जो है पेड़ का विनाश हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, इन सारे बातों को हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट को लिखा गया क्या है। तो पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डाइट्रीच वेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर जो है मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। कौन व्यक्ति है जो देश का पहला वन महानिदेशक बनता है? तो वो थे डाइट्रिच वेंड्रिस। डाइट्रिच वेंड्रिस जो थे ये पहले महानिदेशक जर्मन थे और पहले ये जो है पहला वन महानिदेशक ये नियुक्त होते हैं। वेंड्रिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षण और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करने, पेड़ काटने वाले यहाँ पर और है किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना होगा। इस तरह वेंड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। कब होती है भारतीय वन सेवा की स्थापना? तो 1864 में। और 1835 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग किया। कब? तो 1865 में जो है भारतीय वन अधिनियम को लागू सूत्रबद्ध किया गया। और यहाँ पर जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1906 में देहरादून में की गई। कहाँ पे? देहरादून में आपको मिलता है क्या? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है? 1906 में। कहाँ पर होती है? तो देहरादून में होती है। और उसके बाद क्या होता है? तो यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी मतलब साइंटिफिक फॉरेंसिक कहा जाता था। वैज्ञानिक वानिकी के नाम से इसको जानते थे। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादा लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। और यहाँ पर हम जो है थोड़ा ऊपर चलेंगे, जहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसे बातें दी गई हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या है। ये क्रियाकलाप है। यदि 1862 में जो है भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती तो आप क्या करते? बड़े पैमाने पर जो है रेल की पटरियों के लिए, स्लीपर की और ईंधन आपूर्ति के लिए जो जिम्मेदार होती हैं उसके लिए आप कौन कौन से कदम उठाते? पेड़ का जो विनाश हो रहा है उसके लिए आप क्या क्या करते, ये बता सकते हैं आप। अगला है कि इटली स्थित ये टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक जो है व्यवस्थित गलियारा है और इसमें पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। पत्तों, फलों या दूसरों के लिए ये उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इस पेड़ को देखें और यह जो है मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी से प्रोत्साहित किया गया। ये मॉडल एक पेड़ जो है सीधा से लगाया गया था और इसको वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जाना गया। मतलब वैज्ञानिक वानिकी से ने पुरोहित इसको जो है प्रोत्साहित किया। मतलब एक जो है सीध में आप पे लगाएंगे। और यहाँ पर एक और दृश्य यहाँ पर है कांगड़ा का एक देवदार बागान का पेड़ 1933 का। ये इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स में लिया गया है, इसे देख सकते हैं। और ये आपका एक और चित्र है द इम्पीरियल फॉरेस्ट, इसको देहरादून भारत में है। और यह जो है ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल है। पहला वानिकी स्कूल ब्रिटिश साम्राज्य में खुला था 1906 ईस्वी में। कहाँ में? तो देहरादून में। ये हमने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जो है जगह सीधी पंक्ति में एक किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता था। इसे सीधा जो लगेगा पेड़ वो बागान कहलाएगा। और वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की जो है नापजोख की और वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद जो है जमीन
खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह पुनः जो है कटाई के लिए तैयार हो जाए। आगे 1965 में जो है वन अधिनियम के लागू होने के बाद कब होता है, 1865 में वन अधिनियम लागू होता है। 1865 में क्या होता है, 1865 में वन अधिनियम लागू होता है और इसके जो है बाद 2 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन 1878 में होता है, फिर जो है दूसरा संशोधन 1927 में होता है। पहला संशोधन 1878, दूसरा संशोधन जो है 1927 में। और लागू कब किया गया तो 1865 में। और जो है यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि स्थापना कब की गई तो 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी और 1865 में जो है भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया था। और 2 बार संशोधन होता है, एक संशोधन होता है 1878 को, दूसरा संशोधन होता है 1927 को। देखिए 1878 वाले अधिनियम में जो है जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। पहला अधिनियम कब 1878 में जो है संशोधन होता है, उसमें सबसे जो है अच्छा जो जंगल होता था, जो सबसे जो अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। और गांव वाले इन जंगलों से उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। जो आरक्षित जगह होता था गांव वाले वहां घुस भी नहीं सकते थे। वो घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। जो भी आपको ग्रामीण वन है उससे आप घर बना सकते हैं, उससे ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते हैं, ना कि आप आरक्षित वन से ले सकते हैं। यहाँ पर नया शब्द आपको मिला वैज्ञानिक वानिकी, जो यहाँ पर कटाई के लिए जो वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह जो है नए पेड़ लगाए जाते थे। पुराना पेड़ जो होता था उसको काट दिया जाता था और नया पेड़ को लगाया जाता था। यही वैज्ञानिक वानिकी कहलाया। यहाँ ये जो है वैज्ञानिक वानिकी के नाम से जाना गया। यहाँ पर देखेंगे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो लोगों का जीवन देखिए, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो है इसके बारे में वन पालकों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। और जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी जो है अलग अलग ज़रूरतों, ये देख सकते हैं कि चुनते हुए जंगल को जो है, जंगल में जो है महुआ चुनता हुआ दिखाया गया है एक चित्र में। जो गांव में जो है गांव वाले उजाला होने के पहले ही उठकर ज़मीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते। महुआ के पेड़ जो है बेशकीमती हैं। महुआ के फूल भी जो है खाए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इनके बीज से तेल भी बनता है। इतने जो है ये महुआ के पेड़ बेशकीमती हैं। यहाँ पर जो है लोगों का विचार अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ईंधन, चारे, पत्तों की पूर्ति के लिए वन के विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियों जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसे जो हैं प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरे किस्म की जो है काट दी गई। दूसरे किस्म काट दी गई। क्या जो है वन, यहाँ पर देखेंगे वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग जो है हल जैसी खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बेहतरीन बारें बनाई जा सकती है और इसका उपयोग छतरी एवं टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे एवं कुम्हारे के खोल का उपयोग पानी के बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म की पत्तल और दाने बनाए जा सकते हैं। सिहादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है और सेमूर जो सूती रेशम है उसको कांटेदार छाल पर सब्जियां छिली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। ये महुए के इतने से जो हैं यूज होते हैं। ये सारे जो हैं यूज सियादी जिसको बोलते हैं, सियादी लता, उसको हम बोलते हैं उसको हम क्या देखिए बहुलिया बहिरी जो है कहा जाता था सियादी को, और इसे रस्सी बनाया जाता था। यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं जिसको सूखते हुए तेंदू पत्ते जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये क्या है, जंगलों में रहने
वाले बहुत सारे लोग जो होते थे, वो तेंदू के पत्ते की बिक्री आय का एक प्रमुख यहाँ पर साधन था उसका, और प्रत्येक बंडल के लिए 50 पत्ते होते थे, और एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल तैयार कर सकता था, और बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः इस प्रतीक पे जो है काम करती थी, बंडल बनाती थी। आगे है यहाँ पर जो है दूसरा चित्र आप देख सकते हैं, ये दूसरा चित्र जो खलिहानों से अनाज लाते हुए, ये खलिहानों से पुरुष जो है टोकरियों में अनाज ला सकते हैं, अनाज ला रहे हैं, और पुरुष जो है अपने कंधों पर के आर पार एक छड़ी में बांधकर टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती है। आगे है कि वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशु को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की जो गतिविधियां गैर कानूनी अब बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी लाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और पकड़े जाने की स्थिति पे वे वन रक्षकों की दया पर होते तो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली लकड़ियाँ औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुक्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप में है कि आप जो है वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधे की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। आप जो है पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं, ये कहता है क्वेश्चन क्रियाकलाप में। अगला है कि वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुए। अब जो है खेती कैसे प्रभावित होता है, कैसे जो है एक को काटा गया, एक को लगाया गया, जिसका उपयोग आप जहाज और रेल के स्लीपर के लिए कर रहे हैं। आप जो है इसका प्रयोग अपने जो है औद्योगिक के लिए कर रहे हैं, जहां आप खेती और जो रहन सहन जो लोग रह रहे हैं उनके जीविका उपार्जन जो भी था उनका विनाश हो गया। अब देखेंगे उनके बारे में, खेती जो है कैसे विनाश होता है। यहाँ पर प्रभावित होता है खेती, तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका है। कहाँ? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी झूम खेती और घुमंतु खेती। इसके जो हैं कई स्थानीय नाम हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादिंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं, और अफ्रीका में चितमेन या तावी, श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है, और हिंदुस्तान में आप घुमंतु खेती के लिए दया, पेंदा, वेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खानदान, खादाद और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। ज़्यादातर जो है झूम खेती कहे जाते हैं, और जो है घुमंतु खेती के नाम से आप ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन इतने नाम जो हैं घुमंतु खेती के लिए लिए गए हैं। और हिंदुस्तान में और श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है, जितने जो है दक्षिण अफ्रीका में चितमेन या तावी कहा जाता है, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, और जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो इसको लांदिंग कहा जाता है। ऐसे नाम जो हैं जो झूम खेती के, जो एक जगह से दूसरी जगह में जो है जाकर पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर जो है उसको जलाकर खेती की जाती थी, और फिर जो है वहाँ से वह खेती जब समाप्त होती थी वहाँ से फिर उसको जलाकर चल देते थे, और अपना जो है अपना जो है अन्न लेकर, जो बीज होते थे वो लेकर चल देते थे। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया, घुमंतु खेती के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता और जलाया जाता। मानसून की पहली बारिश के बाद जो है राख में बीज बो दिए जाते, किसमें? तो राख में। और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया, झूम खेती के लिए जो है आपका जो है क्या क्या किया जाता था, और क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। और अक्टूबर नवंबर में जो है फसल काटी जाती, मानसून में रोपा जाता था, राख में जो है बीज बोते थे, और जो है अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता था। और इन खेतों पर 1-2 साल खेती करने के बाद जो है इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था। कितने? तो 12 से 18 साल तक के लिए इसको परती छोड़ दिया जाता था, जहाँ फिर जंगल पनप जाते, फिर जो है जंगल वहाँ उगाते थे, और इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, जैसे भारत और अफ्रीका में ज्वार भाजा, ब्राज़ील में जो है कसावा, और लैटिन अमेरिका में अन्य भागों में जो है मक्का व फलियाँ। भारत में जो है क्या? तो ज्वार बाजरा। भारत और अफ्रीका के जो जंगल होते थे जहाँ पर ये खेती घुमंतु खेती होती थी, वहाँ पर ज्वार बाजरा, और ब्राज़ील में कसावा, और लैटिन अमेरिका अन्य भागों में जो है मक्का की खेती और फलियाँ होती थी।
यहाँ पर एक चित्र और दिया गया है, देख सकते हैं टोंगिया खेती का एक जो है ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में खेती करने का आज़ादी थी। 1921 में जो है बर्मा में थारावाड़ी डिवीजन से थारावाड़ी डिवीजन से लिए गए इस चित्र में जो है किसान धान बो रहे हैं। किसान जो है धान लाठी से देख रहे हैं, एक एक करके बीज देते हैं और लोहे की छोर जो है लंबी बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते हैं और औरतें जो हैं क्या करते हैं, छेद में धान बोती हैं। छेद में क्या करती हैं, औरतें धान देती हैं और पुरुष जो है लाठी से उसको गोंदता हुआ जो चला जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि यूरोपीय वन निरीक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जाती रही है, ऐसी जमीन में रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते और साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने से खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण जो है सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेतों पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ को क्या करना पड़ा और कुछ ने बड़े छोटे बड़े विद्रोहों के लिए जरिए प्रतिरोध किया। यहाँ पर देख सकते हैं जो जंगल को जलाया जा रहा है, ये है आपका जंगल के पैंदा या पौधों हिस्सों को जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है और समांतर चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता था। राख के लिए भी इनको जलाया जाता था। इसके बाद जो है इन क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते थे और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता था। बारिश होगी तो सिंचाई खुद हो जाएगा और बीज जो है उगाएंगे। यहाँ पर एक शिकार की आज़ादी जो है किसे थी, तो शिकार की आज़ादी जो मछली पकड़ने जाते थे उनके लिए क्या थी, तो यहाँ पर है जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों को यह जो है या तो उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग जो है हिरन तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा जो है अब गैर कानूनी हो गई थी। शिकार करते हुए जो है पकड़े जाने पर जो है उन्हें अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। यहाँ पर जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आर्केड एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों के और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा था और अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। किंतु अपने वैश्विक शासन के दौरान जो है शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां जो हैं विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी। यहाँ पर जो है देखेंगे यहाँ पर चित्र है मछली मारने वाला लड़का। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना और खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप को देखिए, ये जो बांस का ट्रैप है इसमें जो है जिसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े है और बहाव के मुहाने पर जो है रख कर मछली इसमें चली जाती है और इसमें जो है मछली चली जाती है और इसको मुहाने में रखता है, जो बहाव के मुहाने में। एक यहाँ पर दृश्य आप देख सकते हैं, नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग, ये जो है नेपाल में शिकार करते हैं लॉर्ड रीडिंग। ये तस्वीर आपका दिखाया गया है। ये फोटो जो है मृत भागों की गिनती करें, देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 8 टोटल वाघ आपको दिख रहे हैं। हाथी पीछे आपको दिख रहा है। ये जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते थे तो उनके साथ नौकरों की एक बड़ी पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। सिर्फ जो है वहाँ पर जो कुशल शिकारी होते थे वो हाका लगाते और जो है ये जो साहब होते थे वो गोली चलाते थे। ये देख सकते हैं इतने बाघों की जान गई है इस तस्वीर में। ये कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। अंग्रेज़ों की जो है नज़र बड़े जानवर, जंगली जो बर्बर और यादी समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वह हिंदुस्तान को
सब बनाएंगे। बाघ, भेड़ियों और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर जो है यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। किससे? बाघ, भेड़ी और दूसरे जो जंगली जानवर होते थे। 1875 से 1975 के बीच में इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ और 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए मार गिराए गए। इससे कब से कब? 75 से 1925 तक, मतलब 50 साल में इतने जो हैं 80,000 से ज़्यादा जो है तो बाघ ही मारे गए, तेंदुए 1.5 लाख मारे गए, 2 लाख भेड़िए मारे गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा। जो अंग्रेज अफसर था जॉर्ज यूल, उन्होंने 400 बाघ को मारा। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई और जानवरों की इन सारी प्रजातियों को सुरक्षित होनी चाहिए, ना कि इसको मारा जाना चाहिए, ये आवाज़ उठती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्रोत हम देखेंगे जहाँ पर लिखा गया है कि वैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी। हर रोज़ हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने के अनाज नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है, वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के कपड़े नहीं, ढकने नहीं, आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम जो है अब खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है, घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता, लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। ये जो है वेरियन एल्विन 1939 माधव गाडविल व रामचंद्र गुहा का किताब इसमें है। इनके द्वारा जो है द फिशर्स लैंड इन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत है। अब देखेंगे नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। कैसे नए नए जो हैं व्यापार शुरू होते हैं, नए रोजगार और नई सेवाएं शुरू होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है कि जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए। क्या हुए? तो लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का भी लाभ मिला, कुछ को नुकसान भी होता है, कुछ को लाभ भी मिलता है। कई समुदाय जो थे वो अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है, मतलब दुनिया भर में ही जो कुछ ऐसे नहीं नज़ारे दिखते हैं जो व्यापार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मेनियों को उगाने वाले ब्राज़ील एमेजोन के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति करने के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ किया। जो जंगल से रबर होता था, वृक्षों से लेटेक्स, उसका जो है एकत्र करना प्रारंभ करता है जो अमेज़न के जो समुदाय मुंदुरुकु समुदाय के जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो और कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनदेखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंती समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार सबूत जो है यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के जो है आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाज़तदारी सौंप दी। स्थानीय लोग द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर जो है बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोलाबा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इसमें जो है इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। आगे कि काम
काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी ज़िंदगी स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गाँव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। भर्ती तो हो जाता था, लेकिन वापस वो नहीं आ सकते थे। ये इजाज़तदारी जो होता है एक अधिकार कहा जाता है इजाज़तदारी को। यहाँ पर देखिए कुछ स्रोत हैं, उसके बारे में लिखा गया है कि पुतुमायो में रबर की निकासी। दुनिया भर में बागानों में जो है काम करने की स्थितियाँ भयावह थी। अमेज़न के पुतुमायो क्षेत्र में जो है पेरुवियम रबर कंपनी ब्रिटिश एंड पेरुवियम साझे में थी, दोनों में, और द्वारा जो है रबर की निकासी हुई तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों के व्यवहार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 तक के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में नियंत्रण रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबर कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबर का संग्रह कैसे किया जाता है। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कंबाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्ले आम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढह गई। खून से नहाए हुए, दया भीख मांगते हुए जिंदा बचे लोगों को जो है मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो रबर लाने के लिए दिए गए मेरे आदेशों को नहीं मानते हैं। ये जो है लिखे गए, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर क्रूरतापूर्वक जो है उनको मारा गया। ये जो है निकोलस ड्रक्स कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर 1992 में लिखा गया है, और यह माइकल ताउसिंग कल्चर ऑफ द टेटर स्पेस ऑफ द डेथ इसका जो है बुक का नाम है। अब आप देखेंगे वन विद्रोह। वन विद्रोह क्या है? तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में अन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत के 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर के लोग। यहाँ पर से क्वेश्चन एक बार आपको हम बता दें, क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है। पहला, कहाँ पर कौन थे? पहला, संथाल परगना में कौन थे? तो वन विद्रोह में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। ये तीनों का नाम याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में पूछेगा तो अल्लूरी का नाम लीजिएगा, छोटा नागपुर पूछेगा तो बिरसा मुंडा का नाम लीजिएगा, और संथाल परगना पूछेगा तो सिंधु कानू का नाम लीजिएगा। सिंधु कानू 4 भाई थे, उसमें ये 2 नाम जो है फेमस होते हैं, दोनों भाई। आगे हम चलेंगे। जो बस्तर के लोग की कहानी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये जो देख रहे हैं ये भाग आपका आंध्र प्रदेश का है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का है, ये महाराष्ट्र का भाग है, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये भाग जो आपको दिख रहा है ये दांतवाड़ा है, ये पहाड़िया का क्षेत्र इंद्रावती, ये सारे जो हैं आपको चित्र में भारत के नक्शे के कुछ भाग को दिखाए गए हैं। यह जो है ये भाग सीमाएं, मुख्यालय, राज्य, जिला, तहसील ये सारे बिंदु से देख सकते हैं कि कौन तहसील था, कौन जिला था, ये रेखाओं से प्रदर्शित किए गए हैं। तो आगे है बस्तर के लोग की कहानी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र और है, उसके बारे में ही देख लेते हैं। सन 2000 में बस्तर, 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर बन गया। किसका? तो मध्य प्रदेश का। और 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिला में बांट दिया गया। कहाँ? कांकेर जो है बस्तर दांतेवाड़ा जिला में बांटा गया, और 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। जो दांतेवाड़ा था वो अब किसका हिस्सा बन गया? तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। 1990 का विद्रोह जो है कांकेर
वन क्षेत्र घेरे में था। यहाँ पर कांकेर वन विद्रोह जो है घेरे में आपको दिखाया गया है और जो है यहाँ पर शुरू हुआ और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। कौन? कांकेर वन क्षेत्र का जो 1990 में था विद्रोह शुरू होता है। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में, नाम क्या था? घेरे में। यहाँ पर हम देखेंगे जो वन बस्तर में जो है सेना का कैंप है। यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं वन बस्तर के लोग के बारे में। बस्तर के लोग, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र। ये जो दिख रहा है ये आपको पूरा बस्तर का क्षेत्र था। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है और इस पठार के उत्तर में दक्षिण कहाँ? तो उत्तर के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण के क्षेत्र में गोदावरी का मैदान। उत्तर के क्षेत्र में क्या था? तो उत्तर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ था। वहीं पर यहाँ पर जो है उत्तर का क्षेत्र जो था ये छत्तीसगढ़ था। वहीं पर दक्षिण का क्षेत्र क्या था? गोदावरी का मैदान था। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। ये आर पार जो है इंद्रावती जो नदी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आर पार बहती थी। और बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भटरा, हलवा आदि अनेक जो है आदिवासी समुदाय रहते थे। अलग अलग जो है जवाने बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाँव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में हुए प्रत्येक खेतीहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे जो है नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि हर गांव को उसकी चौहद्दी पता होती है। इसीलिए ये लोग जो होते हैं इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग जो है दूसरे गांव के जंगल में से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वो एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दान या मान कहा जाता है। जो छोटा अगर जंगल लेंगे तो कुछ शुल्क देंगे, जिसको देवसारी, दान या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगल की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर जो है वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहाँ एक परगने मतलब गाँव का समूह, परगना किसको बोलते हैं? तो गाँव के समूह को के मुखिया, गाँव के जो मुखिया होते थे, समूह के मुखिया के गाँव के मुखिया जुड़ते हैं और जो है जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है जहाँ पर चौकीदारी करते हुए लोग को। बस्तर में सेना का कैंप, बस्तर में जो है सेना का कैंप का ये चित्र 1910 में लिया गया है। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ जो है एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप पर पहरेदारी कर रहा है। आगे है लोगों के भय क्या है? तो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के जो है संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने के लिए दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँव को वन ग्राम कहा जाने लगा और जो है इसको वन ग्राम जो रहेंगे, जो कटाई करेंगे, जो बिना शुल्क कटाई करेंगे और जंगल को बचाएंगे, उनको वन ग्राम के नाम से जाना गया। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे से हटा दिए गए। वहां जो है काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों के निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 से 1900, फिर 1907 से 8 में ये अकाल आते हैं। 1899 में पहला और दूसरा जो है 1907 से 8 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। वन आरक्षण ने क्या किया? चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गाँवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं पर लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन की एक अहम जो है शख्सियत मानते हैं। 1910 में जो है
की टहनियाँ, मिट्टी के ढोने, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया और अनाज का वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग अपने बेसिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के लिए एक जसमदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अंदलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेज़ों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने मतलब फरवरी से मई तक लगे। फिर भी वे गुंडाधोर को कभी नहीं पकड़ सके। कौन थे? तो गुंडाधोर थे। ये नेता थे जो ऐसा काम करने में अग्रसर हुए थे। इनको नेता माना गया था। विद्रोहियों को सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया था। देखिए, बस्तर के अंग्रेज़ों और लोगों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग को लूंदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। क्यों? तो देवदार साल की जगह पेड़ देवदार लगाइए। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजनाओं को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें। जरा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था, घट रहा था घटना यहाँ पर। उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ स्रोत के बारे में। यहाँ पर स्रोत नंबर है चा में है कि भेड़ियों ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी। ये भेड़िया भोंडिया ने, क्या नाम है, भोंडियों ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान जिसके बीजापुर की तरफ आने की संभावना थी को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस तथा मारेंगा स्कूल जला दिए और केसलूर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकापाल मतलब राजौर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता कंजरी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया मांझी याद रखेंगे के नेतृत्व में बागियों ने एक दल ने कोयल नदी का रास्ता लिया क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल मिल्ली चले गए और बुध मांझी और हरचंद नाइक ने कुछ दल की कमान संभाली। ये ट्रेवेट पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ का है। ये 1910 में 23 जून 1910 कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम पत्र लिखा गया, उसमें ये मिला है। अगला कुछ स्रोत है कि इसमें बस्तर के रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था बताते हैं कि कनकाफाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी
तोकेली ने बताया कि अंग्रेज आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह ना थी, इसीलिए ज़मीन ली जा रही थी। यह देखकर उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया, लड़ाई शुरू हुई। इसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़े से मार पड़े। मेरे पिताजी पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था कि घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए और चिंदफाड़ के गार्गी देवा और मिखोला माँ की मिलास के दोल और अबराद बूंदी बालेराम का बांदा पांडु और पालेम का ऊंगा और दूसरे ढेर सारे लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे, सभी जगह के लोग जो चिंदपाड़ के गार्गी देवा और मिखोला माँ की मिराज के दोल के अबरा बूंदी और बालेराम का बांदा पांडु और पालेम का ऊंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह के नंदरासा के बुजुर्ग चेंदू ने कहा कि लोगों की तरफ से पुनरिया थे। पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा और सायकाल धोरवा और पांडा मांझी, हर परगना से लोग अलनाल तराई इकट्ठा हुए। इस एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडाधुर उड़ सकते थे इसीलिए वो उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। जो लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुँचे। ये स्रोत से मिले गए बुजुर्ग के द्वारा कही गई कहानी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे जो इंडोनेशिया में क्या होता है। देखिए, लिखा गया है कि जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आज इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया के चावल उत्पादक, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छित था। इंडोनेशिया एक उच्च उपनिवेश एक डच उपनिवेश, इंडोनेशिया किसका था तो डच का उपनिवेश था। जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया में वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही हुआ क्षेत्र था जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज़ बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा के अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे, जावा में कालांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ 6000 कालांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। 6000 कालांग को 2000 दो राज्यों में बांटा गया था, बराबर भागों में। और इनके उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इनका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने बिना परमिट लकड़ी ढोने व जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह
भारत की इसी तरह जो है यहाँ की जहाज़ और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा की गई कर दी। 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठरों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। ये देख सकते हैं ट्रेन से जंगल का सागौन का जो है पेड़ जाती हुई मालगाड़ी औपनिवेशिक शासन के जो अंतिम दौर में। उसके बाद क्या हुआ, डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग डीए स्टेंट के नाम से जाना जाता है। बाद में वन प्रोग्राम वासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा जो है बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर जो है खेती करने के उनके अधिकार जो है सीमित कर दिए गए। आगे क्या होता है, तो सामीन को चुनौती सन जो है 1890 के आसपास में सागौन के जंगलों में स्थित रांदू बलातुंग गांव के निवासी सुरोनतिंग को सामीन नाम था ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 से जो है 1907 तक 3,000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे। डच जो है जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए, कुछ वादियों ने उनके ज़मीन पर लेटकर जो है इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्रोत है जिसमें यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अफसर डर्क वॉन होजेनट्रॉफ ने उपनिवेश कालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों चौक पर आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है, हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा कायान नष्ट होने वाला है। उत्तरी का ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक और व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जिनकी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा की जंगलें उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होगा। ये डर्क वॉन होजेनडॉर्फ पेलोसी जो है उनके द्वारा जो है ये उद्धत 1992 में लिखा गया है। ये देख सकते हैं आपका जावा का क्षेत्र, जो कि ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडीज है। 1930 में यूरोपीय आबादी 2,40,000 मतलब 1% से कम। चीन 1930 12 लाख 2% और रबर और चीनी के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व के थे। किसके, तो डच। ये रेल लाइन है, क्या ये जो है रेल लाइन है। जावा का क्षेत्र जो देख रहे हैं ये जावा का क्षेत्र है। जो बटाविया जो क्षेत्र यहाँ पर बटाविया का क्षेत्र है, ये बोर्नियो है और यहाँ पर मलाया डच राज्य है। और ये जो लाल लाल जो आपको लाइन दिख रहा है ये रेलवे लाइन है। यहाँ पर इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल जो थे सुमात्रा, कालीमांतान व पश्चिम ईरान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहाँ डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो है जो एक चावल उत्पादन के लिए मशहूर है। कभी सागौन के जंगलों से यह ढका रहता था। सागौन के जंगल इसमें काफ़ी थी, अब चावल के लिए विख्यात है। अब है युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जो है का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर
भागो नीति, भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत जो है आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जो है जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके जो है अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंगल के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुई। एक यहाँ पर जो है चित्र देख सकते हैं कि ये इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड सुपे पेगोड़ा का एकत्रित जहाज़ों में जो है लादने के तैयार वार टिम्बक स्लीपर, ये स्लीपर है और जहाज़ में लादने के लिए तैयार है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि ये उपनिवेशों और संप्रदायों और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम ना होते। दोनों विश्व युद्ध का जो है हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों में वनों का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। वानिकी में जो है नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणामस्वरूप वनों में इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि जो है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में जो है हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकोंडो, कान, राई या इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव कौन सा है, कान है, देवराकोंडो है, सरना, ये सब इनको पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे और इससे इनकी रक्षा हुई। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी जो है आप करते रहे। इसमें जो है हर परिवार के बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद जो है अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डच औपनिवेशिक शासन में अधीन रेमबेंग में लट्ठों का गोदान। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था वन के बारे में। यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं, जो है यूपीएससी के लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कृषि के क्षेत्र में हैं तो आपको इस क्षेत्र का कैसे उसका विकास होता है, कैसे जो है वन का विनाश होता है, कैसे फिर से वन के बारे में सोचा जा रहा है, ये सारी बातें जो है यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। कैसे शुरू होता है, कैसे अंत होता है, ये सारे बात आपको जानने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।